आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक आज हुई बैठक में 22 मार्च को हुई पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा की गई और इसके साथ ही पीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और एलपीजी की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही उर्वरक की उपलब्धता और आगे की रणनीति पर मंथन भी किया गया। राज्यसभा में बुधवार को सीएपीएफ बिल को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल में कई खामियां गिनाते हुए इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्वरूप में यह बिल अधूरा है और इसमें जरूरी सुधार की आवश्यकता है। तो वहीं चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार की ओर से जवाब दिया और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 अहम बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी मांग दोहराई है। जो भी नोट्स दिए हैं शायद वो अधूरे हैं। और दूसरी चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा डीओपीटी से भी संबंध रखता है और जो लोग हमारे सीएपीएफ के लोग एक एयरपोर्ट, पोर्ट और सभी सामान्य जनता का जो संरक्षण करते हैं और हिम्मत से ठहरते हैं, ऐसे लोगों को तबाह करने का ये एक सरकार ने सोचा है। बिल पर बहस हो चुकी है। प्लीज नो बिल पे बहस हो चुकी है। देखो साहब, अगर वो सुनना नहीं चाहते, अगर आप भी मुझे मौका नहीं देते, बिल पर बहस हो चुकी है। मैं नियम के तहत कह रहा हूँ। आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। सर देखिए, इसमें 4 मुद्दे हैं। प्लीज तो आप ब्रीफली बता दें। वही बता रहा हूँ। लीडर ऑफ हाउस बोलना चाहते। प्लीज। रेपुटेशन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसमें हो रहा है। ये एक मुद्दा, इसको हम अपोज करते हैं। प्लीज मैं बोला। दूसरा जी, करियर प्रोग्रेशन और मनोबल पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट है। प्लीज कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन का अभाव इसमें है। ये तीसरा पॉइंट है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि विपक्ष की मांग को नजरअंदाज कर बहुमत के बल पर बिल को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। विरोध स्वरूप विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वो जवान, वो फोर्स जो हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करती है, सीमाओं पे हमारी हिफाजत करती है, इस संसद की हिफाजत करती है, देश की हिफाजत करती है, आज उसके हक को इस पे डकैती डाल रही है सरकार। और सबसे दुखद पक्ष ये है कि जब कमेटी बनी, इसकी सेलेक्ट कमेटी बनी, जो उस समय मौका नहीं दिया गया सीएपीएफ के लोगों को अपनी बात कहने का। ये सारे तथ्य ऐसे हैं जिसमें रौंदा जा रहा है उनके अधिकारों को जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। विस्तार से हमारे सभी जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने बहिष्कार किया, वॉकआउट किया श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कि जब यहाँ सुनना नहीं है, आप वो करने पे आमादा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट का जिस पर स्पष्ट निर्णय है, रिव्यू है, हर जगह हार जाने के बाद जो ये जिद है, इसके खिलाफ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम लोगों ने वॉकआउट किया है। एक तो मंत्री जी को जो लिखा और दिया गया वो भी नहीं पढ़ सक रहे हैं और जो नाइंसाफी हो रही है जवानों के साथ, ये लोगों को समझ में आती है। जो इसमें भर्ती हुए उनके साथ कितनी नाजायज कानून बना के ये दे रहे हैं। तो हम तो आवाज बुलंद रखेंगे क्योंकि हम लोगों की आवाज वहां पहुंचाने का फर्ज पे हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ वोट और कोर्ट कचहरी का नहीं। तो इसीलिए हमें मिला नहीं, जवाब नहीं मिलेगा तो हम बैठे और उनकी झूठे अफवाहें सुनते रहें, ये तो होने वाली बात नहीं है। वी हैव वॉकड आउट, वी हैव स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड। खड़गे साहब ने 5 पॉइंट मुद्दों पर हमने उठाए, एक का भी जवाब नहीं मिला, तो हम क्यों बैठे और क्यों सुने, ये समझ में नहीं आती है।
आपको बता दें कि इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर भी जोरदार विरोध जताया और साथ ही बिल वापस लो के नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाजपा नेता और जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि संविधान विधेयक 2024 पर हुई बैठक बेहद ही सकारात्मक रही। बैठक में 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने विधेयक की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। चौधरी ने बताया है कि समिति को बहुत उपयोगी सुझाव मिले हैं जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि समिति ने अब तक 5 से 6 राज्यों का दौरा किया है और आगे भी सभी राज्यों का दौरा किया जाएगा ताकि हर स्तर पर विचार और प्रतिक्रिया शामिल की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये एक बड़ा चुनावी सुधार है और इसके लिए सभी पक्षों के विचार सुने जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल एग्जामिनेशन करने के लिए भेजा, तो उसके लिए सबको इनको बुलाया, तो बहुत ही उनका प्रेजेंटेशन जो था सब मेंबर्स ने देखा। उसके बाद में मेंबर्स की क्वेरीज जो थी उन्होंने रेज की और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही सब मेंबर्स ने इंटरेस्ट भी लिया और उसके अलावा एटमॉस्फेयर जो सारे मेंबर्स का मानना है कि इसको बहुत ही डीपली एग्जामिन किया जाना चाहिए। सर, जिससे कि सजेशंस क्या थे जो देखिए सजेशन जो बिल में कई बार क्या कि बिल जो ड्राफ्ट होकर करके जो पार्लियामेंट ने कमेटी को दिया एग्जामिन करने के लिए, तो उनके कई सजेशन थे हर क्लॉज में से, कोई हर किसी न किसी स्टेक होल्डर्स का अपने रूप में सजेशन था। तो हमने इनको कहा कि जो जितने भी सजेशन आए हैं तो सारे मेंबर्स ने उस सजेशन पे क्वेश्चन जो हैं उनको पूछे और सजेशन बहुत अच्छे थे, तो काफ़ी इसमें हेल्प मिल रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और सियासी रण में अपनी किस्मत आजमाने में राजनीतिक पार्टियां जो राजमाइश के साथ चुनावी प्रसारण में जुटी हुई हैं। तो वहीं इस बीच आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य का आभार जताया। अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सौमिक भट्टाचार्य और एलओपी शुभेंदु अधिकारी जी को, हमारे ऑब्जर्वर सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी को, हमारे ओजीएस अमिताभ चक्रवर्ती और सतीश जोन जी को, कि सेकेंड टाइम मेरे ऊपर ये भरोसा रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपना जी जान लगा देंगे उनका भरोसा, उनका सम्मान हम रख सकें, आसनसोल दक्षिण के लोगों का सम्मान हम रख सकें। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको आसनसोल दक्षिण की? अगर बहुत हम भाषा से आपको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आशीर्वाद देना, बुजुर्ग का आशीर्वाद देना, पकड़ के प्यार दिखाना, एडवाइस देना, यंग जनरेशन का हाथ मिलाना, 99% लोग समर्थन है, हमारा नहीं है, ये मोदी जी। तो वहीं मालदा में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने चांचल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की है और इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और शांति के लिए भाजपा जरूरी है का नारा गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। आदरणीय रतन दास जी ने आज नामांकन में गए हैं, तो इसी नामांकन में आप देखे हैं इतना लोग, जुलूस इतना बड़ा हुआ, यहाँ का जनता ने तय करके रखे हैं। इस बार ये चांचल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रतन दास को भारी वोटों से जिताएंगे और बंगाल के आप देख रहे हैं, बंगाल में जैसे दबाव और इसके ऊपर हमला, ये हमलाबाजी इतना हुआ, इसी के दौरान बंगाल के सारे लोग, जनता आज बहुत दुखित हैं और जनता ने तय किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है जो आदरणीय दरकार चाय बीजेपी सरकार, शांति चाय बीजेपी चाय, इसी नारा को लेकर हर जगह हर जनता ने आज गाँव-गाँव में जा रहा है, आज मोहल्ला में जा रहा है।
हर घर तक पहुंच रहा है, हर मतदाता से मिलकर आज तय करके रखे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश से तृणमूल कांग्रेस की कार फेंकेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सरकार बनाएंगे, डबल इंजन सरकार बनेगा। तो वहीं आसनसोल के बाराबनी क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गरीबी, आवास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी जमीनी हकीकत हैं और केंद्र की योजनाओं को राज्य में ठीक से लागू नहीं होने दिया गया है। तो सबसे बड़ा वहाँ जो प्रॉब्लम है कि गरीबी छाया हुआ है। गांव-गांव में जाइएगा तो सबका अभी आवास बना नहीं है, सब मिट्टी का घर में रहता है। और ये बरसात में जब पानी बहता है तो वो रात में बरसात का पानी में पूरा भीग जाता है। बहुत हर परिवार बहुत कष्ट में बीत रहा। ये कारण एक ही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को जो इम्प्लीमेंट किया गया था पूरा इंडिया में, मगर ममता बनर्जी जी यहाँ वो नहीं करने दी और उसका सब्स्टिट्यूट वो बांग्ला आवास करने गई, मगर वो पूरा फेलियर प्रोजेक्ट है। तो इसका ये मनमानी का वजह से पूरा मेरा क्षेत्र, मेरा गांव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल का हर गांव में यही समस्या है कि यहाँ घर नहीं है। हम लोग भाजपा सरकार बनाने के बाद पहला मुद्दा होगा गरीब का छत हो, गरीब का घर हो। ये और जो है बेरोजगारी, यहाँ 15 साल में इसी चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया और साथ ही कहा कि 4 तारीख के बाद राज्य की सत्ता में बदलाव तय है और जनता इस बार निर्णायक फैसला लेने जा रही है। देखिए, हम हमारा सारे कार्यकर्ता को चुने हुए उम्मीदवार जो है और जो चुनने जा रहे हैं अभी बता कर आया, ये कृष्णेंदु मुखर्जी और हमारा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य। देखिए, 4 तारीख का बाद कुछ ऐसा इलाका महीने भर बाद बना देना, जिसमें पोस्टर लगा देना, इधर भाजपा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं, हम लोग भाजपा नहीं है। हमारा राज्य की मुख्यमंत्री इतना सेवा किया है, उसको तो पार्टी बोलकर कुछ रहेगा नहीं। 4 तारीख का बाद तृणमूल कांग्रेस हार गई, बोले तृणमूल कांग्रेस पूरा देश भर में आवाज उठ गई, 4 मई दीदी गई, तो उसका बाद दीदी का भी तो कुछ जगह चाहिए, उसको भी तो सभा करने देना पड़ेगा, बात करने देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दीवार पर भाजपा का बोर्ड हटाकर दीदी को स्वागत करने के लिए जगह बना के रखे। होम स्कूलों का लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अभिषेक विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? करने दीजिए, थोड़ा दिन का तो बात है, 15 साल में बहुत कुछ कर लिया। ये चुनाव भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच नहीं है, ये चुनाव मामाटी मानुस का साथ तृणमूल का चुनाव। जनता बोल रहे हैं, अभी जनता वर्सेस ममता। वहीं कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और तीखा हो चुका है। एक तरफ भाजपा बदलाव का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार चरम पर है तो वहीं इसी कड़ी में बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम सीटों पर घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर में हारेंगी। गुजराती समाज के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो संविधान के खिलाफ है और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 29 अप्रैल को जनता जवाब देगी। भवानीपुर में हारेगी, देख लिया ना। मैं 1.5 घंटा जो आया 2 किलोमीटर रोड, अब देख लिया है ना जनता का क्या कैसे एक भी आदमी मेरा सामने ममता बनर्जी को वोट देने का बात नहीं बताया। बीजेपी वही कर रहा है जो सीपीएम करता था। बीजेपी वही गुजराती कम्युनिटी को जिस तरह से अरेस्ट करना चाहिए मित्रों। जिस तरीके से गुजराती कम्युनिटी, गुजराती समाज, उनको जिस तरीके से भाषा प्रयोग किया, एक घोर संविधान विरोधी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये भवानीपुर में 25,000 गुजराती रहता है। 29 अप्रैल ये लोग सबक सिखाने का काम करेगा ईवीएम में। इसलिए बीजेपी को जिताना चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष और भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आईटीसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कहा कि उनका जनाधार हो गया है। 15 साल उन्होंने नौकरी चोरी की है, गाय तस्करी की है, तुष्टीकरण किया है, डेमोग्राफी बदली है और इसीलिए अब वो ये कर रहे हैं। भ्रम, झूठा
इस तरीके से कोई काम कोई नहीं करता। आपने जनाधार खो गया है, 15 साल नौकरी चोरी किया है, गाय तस्करी किया है, तुष्टीकरण किया है, डेमोग्राफी चेंज किया है, इसलिए कर रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में स्थित भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बुधवार शाम एक धमाके से हड़कंप मच गई। ये विस्फोट कम तीव्रता का बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका शाम करीब 5 बजे दफ्तर के बाहर पार्किंग में खड़ी एक स्कूटी में हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों तक सुनाई गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और साथ ही पूरे इलाके को सील किया गया। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूटी किसकी थी और उसे वहां किसने खड़ा किया। आपको बता दें कि ये घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके में आसपास खड़ी और गुजर रही कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता विनीत जोशी ने कहा कि पार्टी दफ्तर के बाहर इस तरह का विस्फोट होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि तेज आवाज से ये साफ है कि ये एक विस्फोटक था और साथ ही इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। बम ब्लास्ट है और एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है कि कोई ग्रेनेड सुट के गया है। मीडिया कोल है, साढ़े कोल नहीं आया। अगर है तो चिंता का विषय है। अश्विनी शर्मा साढ़े पंजाब के सूबा कार्यकारी प्रधान ने पिछले 4 दिन जो ऑफिस सीगे, सवेरे सवेरे दिल्ली चले गए। की कारण है, किस तरह है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस तो पहला कोई धमकी वगैरह तो नहीं आई सी? कोई कॉल नहीं, साढ़े ऑफिस के अंदर धमकियां आना रूटीन की गल है, वो कोई वो नहीं है। बट यस, मैटर ऑफ कंसर्न है कि कोई बंदा आवे ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਫਿਸਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जानकारी नहीं है जी। एक अच्छी चर्चा के बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें पक्ष विपक्ष के भाग लिया और ये एक तरीके से सुरक्षा बलों में विश्वास व्यक्त करने का जो ये विधेयक था ध्वनिमत से पास हुआ है और ऐसे निश्चित रूप में जो अर्धसैनिक बल हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये कानून व्यवस्था का की जो जिम्मेदारी है पंजाब में, तो मैं समझता हूं कि वहां की सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्र सरकार भी इसको लेती है, लेकिन क्योंकि ये पंजाब के कानून व्यवस्था के दायरे में आता है, कुछ समय से लोग हैं जो पंजाब के चुनाव के पहले हार की प्रत्याशा में या चुनाव में शांति भंग हो जाए इस नाते इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो जिससे अवांछनीय तत्व दंडित हों, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि कहाँ कौन से ऑफिस के आगे ब्लास्ट हुआ है। बात यह है कि लगातार पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। इनके मंत्री पकड़े जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पंजाब में जगह जगह पर कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गड़बड़ होती हुई साफ दिखती है। नशे का कारोबार वहां पर बहुत ज्यादा है और अब ये ब्लास्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पंजाब के लोगों की सुरक्षा के ऊपर। और फिर इसके ऊपर ना तो वहां के मुख्यमंत्री और ना उनके मुख्यमंत्री के संरक्षक, ना इनका कोई बयान आएगा, ना ये कुछ करेंगे। पंजाब की सिचुएशन लगातार बिगड़ती चली जा रही है, बुरी से और बदतर होती चली जा रही है। स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि लो डेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन हमारी एजेंसी जिसको गंभीरता से ले रही हैं और अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर से पुलिस और एजेंसी इसका पर्दाफाश करेंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर का भी बयान सामने आया है। एसएसपी के मुताबिक आज लगभग 5 बजे ये सूचना मिली कि सेक्टर 37 में भाजपा कार्यालय में किसी धमाके जैसी आवाज आई। एफएलसीएल टीम यहां पहुंची। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा कि जैसे कोई छोटी क्रूड जैसी चीज यहां फेंकी गई। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि देखिए इसमें एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि खालिस्तानी आतंकी ने इस पर ये कबूल किया है उसने कि इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो वही है। तो देखिए इस खबर पर जो अपडेट है वो सामने आया है। बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर कुछ आवाज़ आई है ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਸਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੂਡ ਟਾਈਪ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਡੀਸੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ कोई और लीड होगी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। मैं अब हिंदी में बता देती हूँ। आज तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज़ आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुँची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज़ यहाँ पे फेंकी गई है। NIA की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, FSL टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने उनसे संपर्क कर युद्ध विराम की अपील की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी साझा की है और अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान का नया नेतृत्व तो पहले के मुकाबले कम कट्टर और अधिक समझदार है और उसने अमेरिका से सीज़फायर का अनुरोध भी किया है। हालांकि उन्होंने युद्ध विराम के लिए कड़ी शर्त भी रखी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका तभी सीज़फायर पर विचार करेगा जब हरमुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुला, सुरक्षित और स्वतंत्र हो जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक ये शर्त पूरी नहीं होती तब तक अमेरिका ईरान पर कड़ा रुख जारी रखेगा। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि वो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के साथ चल रहे तनाव को खत्म कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि वो ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका जिक्र कर रहे हैं।